हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं तेलंगाना का पठार। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। इसी में हम लोग देख लेंगे आपका आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और सतपुरा श्रेणी, सतपुरा श्रेणी। इन तीन टॉपिक के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे कर्नाटक का पठार। इसके यानी पूर्व वाले वीडियो में हम लोग कर्नाटक का पठार पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यानी क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको 100% यानी अच्छे से समझ में आएगा। मैं वीडियो क्या करूँ यार, कुछ मजबूरी आ जा रही है सामने, जिसके परिणाम स्वरूप मैं लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट आज से प्रयास करूँगा। मैं वादा नहीं कर सकता हूँ लेकिन प्रयास करूँगा। बीच बीच में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मैं वीडियो रेगुलर नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन आज से पक्का मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें हम लोग क्या देखेंगे, यानी तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और सतपुरा श्रेणी। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा मैप यहाँ पर बना लेते हैं आपका भारत का। केवल आपका प्रायद्वीपीय भाग जो है वहीं बनाएंगे, ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो हिस्सा पड़ेगा आपका, ये जानते हैं ये केरल है। और यहाँ से आपका एक जाता है स्टेट तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर आपका यहाँ पर है जिसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य यहाँ पर आपका अवस्थित है जिसको हम क्या कहते हैं, तेलंगाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बड़ा बन गया है, ये आपका है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आपका है तमिलनाडु और ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है, ये आपका क्या पड़ेगा, केरल। थोड़ा नई जगह सेटअप हुआ है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो पठार है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। तो अगर देखा जाए कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के पठार की जो उत्पत्ति हो रही है, ये आपका प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति होती है। किस काल में होती है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। चट्टान जो आपका पाया जाएगा वो होगा शिष्ट प्रकार के चट्टान, आपका नीच प्रकार के चट्टान, यानी यहाँ पर क्या होंगे, प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कब होती है। तो उत्पत्ति आपकी हो रही है प्री कैम्ब्रियन काल में। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम इसके बारे में लिख ले रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। यानी यह जो है किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना का पठार, इसकी उत्पत्ति कब हो रही है, तो इसकी उत्पत्ति होती है आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में। किस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ ग्रेनाइट, नीस एवं शिष्ट प्रकार के चट्टान विद्यमान है। यहाँ ग्रेनाइट, शिष्ट, ग्रेनाइट, शिष्ट एवं एक आपका नीस होता है, नीस प्रकार के चट्टान विद्यमान है। ठीक है, याद रखना है। ये चट्टान जो है क्या है, यानी प्री कैम्ब्रियन काल में इस आपका जो प्रायद्वीपीय, सबसे पहले तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये पॉइंट को तो पहले ही लिख लेना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यह आपका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जो पठार है, यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय
पठार का इसका क्षेत्रफल जो है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर, 1,48,000 वर्ग किलोमीटर इसका हम क्षेत्रफल बोल सकते हैं। और इसकी औसत चौड़ाई यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई है तेलंगाना के पठार का, पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 515 किलोमीटर, 515 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई अगर देखी जाए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी कुल कितने लंबवत भाग में फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा 770 किलोमीटर में इसकी क्या है? लंबाई है। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर देखी जाए तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो या आपका तेलंगाना में हो, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसको हम लोग क्या कर लिया, नोट यहाँ पर कर लिया कि सबसे भाई पहले ये इसकी उत्पत्ति कब हो रही, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ जो है ग्रेनाइट, शिस्ट एवं निश प्रकार के चट्टान विद्यमान है। तो ग्रेनाइट, शिस्ट और निश जो है एक आपका केंद्रित चट्टान ही होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह प्रद्वीपीय पठार का भाग है। आपका आंध्र प्रदेश हम जितना भी पढ़ रहे हैं इधर आपका प्रद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रद्वीपीय पठार का अंश है। दूसरी बात कि इसकी क्षेत्रफल कितना है, तो 1,48,000 वर्ग किलोमीटर। क्या याद रखना है कि 1,48,000 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। इसकी आपकी पूर्व से पश्चिम की इसकी जो चौड़ाई है वो 515 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है जो 770 किलोमीटर है। क्या क्या याद रखना है कि आपका जो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। एकदम मतलब याद करते चलिए, कुछ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यानी इसकी उत्पत्ति जो हो रही है प्री कैम्ब्रियन काल में हो रही है। और यहाँ किस प्रकार के चट्टान विद्यमान हैं, तो चट्टान यहाँ पर आपका निश प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे, आपका निश क्या बोला जाता है, शिष्ट प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे, और गिरनाइट यानी गिरनाइट चट्टान पाए जाते हैं, निश प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं और शिष्ट प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों चट्टान यहाँ पर क्या है, पाए जाते हैं। दूसरी बात कि यह क्या है, किसका हिस्सा है, तो प्रद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर पूर्व से पश्चिम की इसकी यानी आपका चौड़ाई देखी जाए तो वह हो जाएगा 515 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 515 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की इसकी कुल लंबाई अगर देखिए तो 770 किलोमीटर, मतलब इसकी कुल क्या है क्षेत्र में ये फैला हुआ है आपका तेलंगाना का पठार, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ पे जो पठार है ये आपका एक संप्राय मैदान पाए जाते हैं। जो मतलब मैदान जो है, मैदान किसे कहते हैं? मैदान यानी एक समतल भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो समतल जो भूभाग होते हैं वो मैदान कहलाते हैं। तो किस प्रकार के मैदान है? मैदान तो हम जानते हैं कि एक होता है जलोढ़ मैदान। एक क्या होता है आपका? जलोढ़ मैदान। और एक होता है संप्राय मैदान, ठीक है। जलोढ़ मैदान, दूसरा क्या हो जाएगा? संप्राय मैदान। संप्राय मैदान, तो संप्राय मैदान ये है आपका, जलोढ़ मैदान नहीं है बल्कि ये संप्राय मैदान है। जलोढ़ मैदान और संप्राय मैदान दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो जलोढ़ मैदान वे होते हैं जो जैसे मान लीजिए कि हिमालय नदियाँ निकल रही है, तो नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मैदान। मतलब नदी कहीं बह रही है, नदी जैसे मान लीजिए कि कहीं हिमालय से नदी निकली और ये निकलने के परिणाम स्वरूप गति तीव्र था, तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी, पाँक वगैरह, बालू, पत्थर, इस सबको अपने साथ ढो कर लेकर आई। और एक समय ऐसा आया कि भाई नदी के वेग में या बोल सकते हैं आपका ढाल में कमी आया, ये समतल भूभाग पे आ गया, तो यहाँ पर अब ये ढो नहीं पाती है, जल जो है वेग भी कम होता है। जैसे ही ढाल कम होगा तो नदी जल का वेग भी क्या होता है? कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने साथ लाए गए गाद वगैरह को किनारों पर निक्षेपण करना शुरू कर देते हैं। तो निक्षेपण से बने मैदान को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जलोढ़ मैदान। मतलब नदी के जल द्वारा लाए गए निक्षेप से जिस मैदान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मैदान। तो ये जलोढ़ मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मैदान ये पाए जाएंगे आपके उत्तरी भारत में। आपका देखिएगा ये जो आपका ये उत्तरी भारत जो है
ये इधर वाला साइड हम लोग पढ़े थे पंजाब का मैदान, तो ये आपका जो है पूर्ण रूपेण ये आपका जलोढ़ मैदान पाया जाता है, ये आपका जलोढ़ मैदान है। क्लियर? तो यहाँ पर तो जलोढ़ मृदा पाए जाएंगे, ये आपका जो उत्तरी भारत में अवस्थित है ये आपका जलोढ़ मैदान होंगे, क्योंकि नदियों द्वारा निक्षेप से बना हुआ मैदान है। चाहे इसमें गंगा का मैदान आ जाए या आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाए, ब्रह्मपुत्र इधर आपका जगह नहीं है वरना इसको बता देते हैं हम। जो आपका पूर्वोत्तर वाले राज्यों में जैसे कि असम वाले क्षेत्रों में जो मैदान का निर्माण हुआ है, तो वो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, यहाँ पर गंगा का मैदान हो गया, आपका पंजाब का मैदान हो गया, ये राजस्थान का मैदान हुआ। तो ये नदियों के निक्षेप से बने मैदान है, तो ये आपका जलोढ़ मैदान हो जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही प्रायद्वीपीय भारत में देखिएगा तो यहाँ पर जलोढ़ मैदान नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर आप पाए जाते हैं संप्राय मैदान। अब संप्राय मैदान क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग जो है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है या दक्षिण भारत जो है, ये क्या है, पूरा पठारी क्षेत्र है जी, पूरा क्या है आपका पठार वाले क्षेत्र हैं। तो पठार वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि नदी तो आपका नदी का मार्ग में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नदी जहाँ रहेगी वो अपना काम करेगी। आपका चाहे वो मैदानों में बहे तो वहाँ पर वो पर्वतों से निकल रही है, तो पठारों को काट कर लेकर जाकर फेंक रही है समतल भूभागों में, मैदानों में, तो वहाँ पर यानी जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। लेकिन अगर ये कहाँ बहे, पठारों में बहे, तो वहाँ पर भी अपर्दन करेगी। नदी का जो जल है वो तो अपर्दन करेगा, अपर्दन मतलब कटाव करेगा और काटेगा और फिर उसका संवहन भी करेगा। ठीक है, तो संवहन करेगा और जहाँ भी गड्ढा दिखाई देगा वहाँ पर लेकर भर देगा। जहाँ ऊंचावच होगा मतलब का अधिक ऊंचा भाग होगा तो उसको तो काटेगा, और जहाँ पर क्या होगा खाल होगा मतलब गर्त होगा, गड्ढा होगा, वहाँ पर लेकर उसको भर देगा। तो इस प्रकार मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर पठारी क्षेत्रों में दक्षिण भारत में क्या होगा इस प्रकार से, यानी पठारी क्षेत्र है, कहीं ऊँच कहीं खाल कहीं, तो ये क्या नदी अगर इस पे नदी चल रही है तो ये तो रुकावट पैदा कर रहा है ना, तो इसको तोड़ देगी और इसको तोड़ने के बाद इसको लाकर इसमें भर देगी। ठीक है, फिर नदी का जल आया और ये मान लीजिए ऊंचा भाग है, ऊंचे भाग है, तो इसको तोड़ कर लाकर इसमें भर देगी। ठीक है, इसको तोड़ कर लाकर इसमें भर देगी। तो फिर अब इस तरह क्या हो जा रहा है, एक समतल भूभाग का निर्माण हो जा रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये गर्त था, लेकिन इस गर्त को क्या ऊंचावच था जिसे नदियों ने क्या कर दिया है, तोड़ फोड़ कर जो उच्च था और जो खाल भूमि थी, जो गर्त भूमि थी, उसमें ले आकर उसको छोड़ देती है। तो ऐसे बने मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं, संप्राय मैदान। तो याद ये रखना है कि जो आपका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश इन क्षेत्रों में जो मैदान पाया जाएगा, या मालवा में भी हम लोग पढ़े थे, मालवा का पठार, या आपका विंध्य में आप देख लीजिए, चाहे सतपुरा में हम देखेंगे, या आपका हम देखेंगे आपका कर्नाटक के पठार में देखे थे, यहाँ सभी जगह किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, तो संप्राय मैदान ही पाए जाएंगे। दक्षिण भारत में अधिकतर संप्राय मैदान ही पाए जाते हैं, क्योंकि पर्वतों पठारों को तोड़ फोड़ कर नदियों द्वारा क्या कर दिया गया है, यानी समतल भूभाग बना दिया जाता है। ठीक है, मैदान उसे ही कहते हैं, यानी समतल भूभाग को ही मैदान कहते हैं। ये तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पर संप्राय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में संप्राय मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये सभी बात को लिखने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हुआ है, तो आप ये समझ गए हैं कि संप्राय मैदान किस, क्योंकि आप अब उतने बच्चे नहीं हैं कि हर पॉइंट को नोट कीजिएगा, लेकिन फिर भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम तो खुद लिखवाते हैं, हर पॉइंट को नोट करवाते हैं। ठीक है, तो आप बस ये समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ पॉइंट था जिसको हम नोट कर दिए, लंबाई, चौड़ाई, इसकी उत्पत्ति, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अगर मैदान से पूछे कि आपका आंध्र प्रदेश में किस प्रकार के मैदान अवस्थित हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर संप्राय मैदान पाए जाते हैं। तेलंगाना में किस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी संप्राय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को क्या करना है, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए तो जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ की, अब यहाँ देख रहे हैं कि संप्राय मैदान तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या पश्चिमी क्षेत्र में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो ये पश्चिमी जो क्षेत्र होगा, क्योंकि हम लोग देखे थे आपका कर्नाटक का पठार पढ़े थे, महाराष्ट्र का पठार पढ़े थे, तो महाराष्ट्र में हम लोग देखे थे या मालवा का पठार पढ़े थे, तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मृदा, यानी विशाल चट्टान के टूटने फूटने से, यानी यहाँ पर क्या हुआ था, इन क्षेत्रों में विशाल चट्टान के
टूटने फूटने से काली मृदा पाई जाती है। तो जो इसका विस्तार जो है इन क्षेत्रों में यानी इसके पश्चिमी क्षेत्रों में आपका काली मृदा का विस्तार हुआ है। तो ये भी पॉइंट हम नोट करेंगे कि आपका जो आंध्र प्रदेश हो या आपका तेलंगाना हो, दोनों के पश्चिमी क्षेत्रों में यानी क्या पाया जाता है, तो काली मृदा पाया जाता है। विशाल चट्टान की बनी काली मृदा काफ़ी विस्तार हुआ है, अधिक मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में क्या हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। कि तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्रों में विशाल चट्टान के टूटने फूटने से, विशाल चट्टान के टूटने से काली मृदा का, तबीयत भी ठीक नहीं यार, काली मृदा का विकास हुआ है, ठीक है। पॉइंट आप क्या कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या याद रखना है, पहली बात कि इसकी उत्पत्ति जो है किस काल में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, ठीक है। इसका यह किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, यह हिस्सा है। और इसका जो कुल आपका क्षेत्रफल है 1,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या हुआ है, यानी तेलंगाना के पठार का विस्तार हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछी जाए तो 515 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और लंबाई पूछे तो 770 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, ठीक है। और यहाँ के मैदान की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर संप्राय मैदान पाया जाता है, यानी जो चट्टानों को तोड़ फोड़ कर नदी द्वारा क्या किया जाता है, यानी ऊंच और खाल जो भूमि है उसको भर दिया जाता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चिमी क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो पश्चिमी क्षेत्रों में आपका काली मृदा का विस्तार हुआ है। चलिए इतना आप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे मिटा दूं। चलिए मिटा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, आपको याद रखना है कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। आगे हम देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं, ये पठार जो है, पठार को हम यहाँ पे बना लेते हैं अच्छी तरह से। पठार का एक मैप ही बना ले रहे हैं ताकि आपको समझ में, मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आंध्र प्रदेश का पठार है, ठीक है। अब ये पठार जो है, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो नदी में आप देखिएगा तो यहाँ से एक कावेरी नदी निकलेगी आपका, माने इस पठार से होकर जाती है कावेरी नदी, ठीक है। एक जाती है कृष्ण नदी, ये भी यानी आपका तेलंगाना के पठार से होकर जाती है। क्लियर, कृष्ण नदी जो है यानी आंध्र प्रदेश के पठार को दो भाग में बांट देती है। ये आपका हो जाएगा, ये जो क्षेत्र पड़ता है, ये जो आपका क्षेत्र पड़ेगा, ये होगा आपका तेलंगाना का पठार, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। और इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो ये पाया जाता है आपका कृष्ण नदी के दक्षिण में, ये आपका पाया जाएगा आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक है। ये आपका जो है आंध्र प्रदेश का पठार है, ये पूरा का पूरा। इसको थोड़ा सा अलग मैप कर लिया जाए। क्लियर, ये आंध्र प्रदेश पठार है। लेकिन यहाँ पर एक प्रमुख नदी कौन है, आपकी देखेंगे पेन्नेरू नदी यहाँ पे एक बहती है, ये प्रमुख नदी है पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी, तीन नदी का नाम लिख लिया जाए। ये आपका कावेरी नदी है, कावेरी नदी, ये हो जाएगी कृष्ण नदी, और ये हो जाएगी पेन्नेरू,
पेन्योर नदी नहीं, पेन्नेरू, पेन्नेरू नदी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को आप समझिएगा। ये तो हो गया कृष्ण और कावेरी, यानी कावेरी और कृष्ण के बीच में आपका तेलंगाना का पठार अवस्थित है। लेकिन कृष्ण नदी के दक्षिण में जो अवस्थित है, ये जो भाग है आपका किसका हिस्सा है? इधर आप देख लीजिए तेलंगाना पठार, और ये हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, रॉयल सीमा, रॉयल सीमा। अब देखिए इसकी कहानी अलग है। रॉयल सीमा के अंतर्गत यानी प्रमुख रूप से 4 जिले आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कुर्नूल हो गया, कुडप्पा हो गया, नेत्तूर हो गया। तो ये प्रमुख रूप से जो पेन्नूर नदी है, तो पेन्नूर नदी के जस्ट सटे हुए यहाँ पर आपका एक यहाँ पर शहर है, एक तो कृष्ण नदी के बगल में आपका प्रमुख शहर है। आप यहाँ पर देखिएगा एटलस में देख सकते हैं। तो ये है आपका एक शहर, यहाँ पर एक पेन्नूर नदी के किनारे अवस्थित है जिसको कुडप्पा के नाम से जानते हैं। और कुडप्पा के नाम के चट्टान भी सबसे पहले यहीं पे से प्राप्त हुए थे। उसके बाद नेत्तूर हो जाएगा, नेत्तूर नहीं चित्तूर उसका नाम है, क्या नाम है? चित्तूर हो जाएगा, चित्तूर जिला अवस्थित है। और एक है अनंतपुर, यहाँ पर आपका अनंतपुर जिला अवस्थित है, इसका नाम लिख लिया जाए। कुर्नूल ये हो जाएगा, कुर्नूल, और ये हो जाएगा अनंतपुर, अनंतपुर, और ये है आपका चित्तूर, और ये है कुडप्पा, कुडप्पा। ये 4 जिले हैं। और देखिए इनकी कहानी अलग है। अब ये पूर्णतः पठार पर अवस्थित है, और ये आपका जो आंध्र प्रदेश या रॉयल सीमा जो पठार है, इसको 2 बराबर भागों में, 2 भागों में बांटती है आपकी पेन्नेरू नदी, ठीक है। कौन सी नदी बांटती है जी? तो पेन्नेरू नदी जो है ये आपका रॉयल सीमा यानी आंध्र प्रदेश के पठार को 2 भागों में बांटती है। एक ये उत्तरी भाग हो जाएगा और ये दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के प्रमुख जो शहर हैं वो कौन कौन है? कुर्नूल हो जाएगा, अनंतपुर हो जाएगा, चित्तूर हो जाएगा, कुडप्पा हो जाएगा। ये 4 जिले हैं। अब इसकी कहानी अलग है, ठीक है। अगर यहाँ की कहानी अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के स्थापित होने से पहले यहाँ पर अनेक, या आप देखिएगा जो गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के आपका शासक यानी गोलकुंडा के शासक स्थापित होने से पहले यहाँ पर अनेक शासकों ने शासन किया, जैसे चोल हो गए, आपका काकतीय हो गए, ठीक है। आपका मतलब अनेक शासकों ने, चोल, काकतीय, सतवाहन, ये सभी शासकों ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि यह जो है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर यानी निजामों की सत्ता स्थापित हो जाती है। गोलकुंडा और गोलकुंडा के बाद आपका निजाम, ठीक है। और निजामों से यानी अंग्रेज क्या करेंगे? ये चारों जो जिले हैं वो क्या कर लिए थे? ले लिए थे निजामों से। यानी जब सहायक संधि हुई थी तो आप देखिएगा 1791 ईस्वी में, सॉरी 98 में आपका क्या हुआ था? यानी निजामों के साथ सहायक संधि अंग्रेजों ने की थी, और सहायक संधि के तहत यानी आपका कुर्नूल हो गया, अनंतपुर हो गया, चित्तूर हो गया और आपका कुडप्पा हो गया, ये चारों जिलों को ले लिया था, ठीक है। इसीलिए इसको सीडेड जिले के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिए, यानी इन 4 जिलों को क्या बोलते हैं? सीडेड जिले, सीडेड, सीडेड जिला भी बोला जाता है इनको, या सीडेड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाद में यानी 1947 ईस्वी के बाद, 1947 के बाद जब हम लोग आज़ाद हो गए तो आज़ादी के बाद इसका नाम जो है ये क्या रख दिया गया? तो रॉयल सीमा के नाम से, यानी बाद में हम लोग इसको जानने लगे। बस सुन रहे। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, ये सभी के सभी आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख कुर्नूल, आपका अनंतपुर, चित्तूर और कुडप्पा, ये प्रमुख जो शहर है ये पूरा का पूरा आपका पठार पर ही अवस्थित है, जिसको हम आंध्र प्रदेश के पठार के नाम जानते हैं। ये 4 जिले, ठीक है। ये 4 जिले पहले निजामों के थे, निजाम से अंग्रेज के पास गए, अंग्रेज से फिर जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद इसका नाम क्या रखा गया? रॉयल सीमा रखा गया, यानी इसे सीडेड जिले के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर? तो इन पॉइंट को भी हम क्या कर ले रहे हैं? यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं।
ठीक है, इससे पहले आप ये समझिए कि कावेरी नदी पर यानी कुछ परियोजनाओं का भी निर्माण हुआ है। तो वो कौन कौन सी परियोजना है इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि जो सबसे प्रमुख परियोजना है वो कालेश्वर परियोजना और पोलवरम परियोजना। कालेश्वर परियोजना ये आपका तेलंगाना में ही अवस्थित है, कालेश्वर परियोजना, और यहाँ पर है पोलवरम परियोजना। पोलवरम परियोजना, कालेश्वर, कालेश्वर परियोजना और एक हो जाएगा पोलवरम परियोजना। पोलवरम परियोजना, ठीक है। अब कालेश्वर और पोलवरम दोनों परियोजनाओं की विशेषता क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी यानी काफ़ी गहराई में बहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समतल भूभाग है, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका समतल भूभाग है और पठार है जहाँ पे लोग निवास करते हैं। यहाँ से अब इस प्रकार की इसकी गहराई है, ठीक है। ये नदी इस प्रकार की है, मतलब कि नदी का जो जल है, यहाँ पर आप खड़े होकर मान लीजिए कि आप यहाँ से अगर आप देखिएगा तो जल आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इतने नीचे जल अवस्थित है। तो बताइए यहाँ पे परियोजना बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि जल जो है अगर यहाँ तक होता तो यहाँ से हम नहर निकाल लेते या कुछ भी परियोजना बनाते तो ज़्यादा हमको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये काफ़ी गर्त में यानी काफ़ी गहराई में ये इसका जल जो है वो आपका बहता है, जिसके परिणाम स्वरूप यानी यहाँ पर क्या किया गया है, लिफ्ट पद्धति द्वारा, ठीक है, इस जल को किया जाता है, ऊपर उठाया गया है, ठीक है। यानी लिफ्ट के सहायता से इसके जल को यानी ऊपर उठाकर उसके बाद क्या किया गया है, आपका परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो अब ये कौन कौन से परियोजना हो जाएंगे जो लिफ्ट के सहायता से बने हुए हैं, यहाँ पर हम जिसको बोल सकते हैं लिफ्ट इरिगेशन। इस परियोजना क्या कहते हैं, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन मतलब क्या, यानी जल को क्या करना, ये जो आपका मान लीजिए कि काफ़ी गहराई में जल है तो इसको क्या करना है, आपको ऊपर उठाना है। उसके बाद ही आप पन बिजली या जो भी है बिजली के उत्पादन आप कर सकते हैं या किसी चीज़ का आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जो है ये आपका कौन सा परियोजना, याद रखना है कौन, कालेश्वर। कालेश्वर परियोजना जो है एक प्रकार का लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है, मतलब नदी के जल को ऊपर करके उसके बाद टरबाइन द्वारा क्या किया जाता है, यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि लिफ्ट इरिगेशन परियोजना में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कालेश्वर परियोजना जो है विश्व का सबसे बड़ा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा, आपका कालेश्वर परियोजना। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। चलिए इसको मिटा दें, इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, आप उसको नोट कर लिए जाए। तो हम देखेंगे आपका तेलंगाना का पठार, एक प्रमुख नदी कौन कौन है, प्रमुख नदी। तो प्रमुख नदियों में कौन कौन हो जाएगा, तो एक तो हम देख सकते हैं आपका कावेरी और दूसरा कौन हो जाएगी, कृष्ण। कावेरी नदी और दूसरा कृष्ण नदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, कावेरी नदी पर दो प्रमुख परियोजना तेलंगाना में बने हैं। एक में आपका कालेश्वर परियोजना, और दूसरा हो जाएगा आपका पोलवरम परियोजना।
क्लियर। कलेश्वर परियोजना और दूसरा पोलवरम परियोजना। कलेश्वर परियोजना, कलेश्वर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी क्या है आपका लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आप क्या रखना है, यानी कलेश्वर परियोजना जो है ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्लियर, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ये आंध्र प्रदेश में कुछ बिंदु है, इसको नोट कर लेंगे, या यहीं पे नोट कर लीजिए आंध्र प्रदेश संबंधित। यानी आंध्र प्रदेश के जो आपके जो कुछ जिले हैं, जैसे देखिएगा आंध्र प्रदेश, जो जो विशेषता आपका तेलंगाना के पठार का था वही विशेषता क्या होगा आंध्र प्रदेश के पठार का भी है। ठीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के पठार को किस नाम से जानते हैं, रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं, रॉयल सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी, यहाँ की प्रमुख नदी पेन्नेरू है, पेन्नेरू नदी है, जो इसे दो भागों में बांटती है, जो इसे दो भागों में बांटती है। अब देखिए यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे, दोनों जगह आपका आयरन पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा और बलुआ पत्थर यानी चूना पत्थर इत्यादि पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इधर का मिटा दूं। देखिए, अगर मान लीजिए हो सकता है कि दिखाई न दे साफ, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनकर उस समय लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि हमको लग रहा है, देखिए इंक डालना हम भूल गए और इंक आपका बैग में है, फिर छोड़ कर जाना पड़ेगा, बैग में से निकालना पड़ेगा तब डालेंगे। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कलर मध्यम है, फिर भी प्रयास कीजिएगा, अगर लिखा है तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए, पढ़ाई में कोई बहाना नहीं आना चाहिए। ठीक है, मन से पढ़िए, पूरा दिलो जान से, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप क्या कीजिए, यानी सफलता प्राप्त कीजिए। मेरी यही ख्वाहिश है, मैं अब आपके साथ रहूँगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस यही उम्मीद कीजिए कि मेरा सेहत ठीक रहे। क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है यार, बहुत तकलीफ़ में हूँ। कुछ ना कुछ होते जा रहा है, एक समस्या जा रहा है, दूसरा समस्या आ जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जानते हैं गोल क्यों, यहाँ पे आपको चमक रहा होगा, ये जो लाइट का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिन्हित कर दिया हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि सर सब मिटा दे रहा है, इसको क्या नहीं मिटा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश पड़ रहा होगा, मैंने देखा पहले। चलिए, अगर इतना याद रहता है तो समझिए कि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाएंगे, खनिज वहीं पाया जाएगा, आपको याद लिख लेना है कि जो खनिज पदार्थ होंगे, खनिज पदार्थों में क्या क्या पाए जाएंगे, खनिज पदार्थ में आपका आयरन पाया जाएगा, आयरन मतलब लोहा पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, वहीं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि ये क्या होंगे, ये यानी अधिक रूप में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
साथ साथ में यहाँ पर सोना हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। सोना और हीरा भी क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पठारों में। क्लियर? यही था आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका सतपुरा श्रेणी। मिटा दे इसको भी, सतपुरा श्रेणी। अब देखिए सतपुरा श्रेणी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सतपुरा श्रेणी सतपुरा, 2 टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए। चलिए रहने दे रहा है, सतपुरा श्रेणी जो है वो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक और पार्ट इसमें रहेगा आपका, सतपुरा श्रेणी हो जाएगा और उसके बाद यानी 1 दिन का और रह गया आपका पठार वाला 6 भाग। उसके बाद मैं नदी जो है आपके एग्ज़ाम से पहले, जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम है उससे पहले मैं नदी और प्रयास करूँगा मृदा और प्रमुख जो परियोजनाएं हैं नदी घाटी परियोजना, सब पर मैं विशेष रूप से ध्यान देकर उसको जल्द से जल्द समाप्त कर दूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।